हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे जुलाई मंथ के लास्ट वाले वीक का सेकेंड वाला पार्ट है। मतलब इस वीडियो के बाद आपके जुलाई मंथ के सारे वीकली पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका अच्छा से रिविजन हो जाए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर आए। तो अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट यानी कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में बताया है कि पिछले एक दशक में यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले टॉप 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में ये रिपोर्ट निकालता है, ये मूल्यांकन करता है। तो इसमें बताया है कि भारत में जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि रही है 0.38% की, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। ये हर साल का है। तो 2010 से लेकर 2020 तक में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है चाइना का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद भारत का। रिपोर्ट जारी की है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसे याद रखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल पिछले साल नए बने थे, क्यू डोंगू नाम है उनका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल फूड डे मनाते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को आपको याद होगा वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है और यूनाइटेड नेशन डे भी होता है। फिर हाल ही में जारी सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में टॉप पे कौन सा शहर रहा है? तो आंसर होगा ताइयुआन, जो कि चाइना का है। तो अभी ब्रिटेन में स्थित एक टेक रिसर्च फर्म कंपैरिटेक ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 1000 लोगों पर 119 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके साथ चाइना का ताइयुआन टॉप पे रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? तो 1000 लोगों के लिए 92 सीसीटीवी कैमरे के साथ चाइना का वुशी दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि लंदन 1000 लोगों पर 67 कैमरों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत का हैदराबाद 1000 लोगों के लिए 29 कैमरों के साथ 16वें स्थान पर रहा है। यानी कि टॉप 20 के अंदर भारत का ये एकमात्र शहर है हैदराबाद। उसके बाद चेन्नई आता है फिर 21 नंबर पे, दिल्ली आता है 33 नंबर पे। फिर कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बना रहा है डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन के लिए। और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1 किलोमीटर की। और कहाँ बनाया जा रहा है? ये हरियाणा में सोहना के पास अरावली हिल्स की पहाड़ियों के अंदर बनाया जा रहा है। और ये जो सुरंग होगी, ये जो टनल होगा, इतना चौड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा कि इसके अंदर से डबल डेकर की 2 मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि इस सुरंग का आकार क्या होगा? तो डी शेप की है ये। और ये जो टनल है ये हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। अब रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे बताओ कि भारतीय रेलवे कब तक अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड विद्युतीकृत कर लेगा? तो आंसर होगा 2030 तक। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम क्या है? अंजी खड़ ब्रिज, जो कि कटरा और रियासी को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी नागपुर और कोरबा के बीच में, जिसका नाम है शेषनाग, और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर की। इसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत में चली थी। कहां से कहां? पालमपुर और बोटाड के बीच में, और ये गुजरात में है। उसके अलावा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहां पे बनाया जा रहा है? ये कर्नाटक के हुबली स्टेशन में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई रहेगी 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म वो आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई 1366 मीटर। फिर है एस्ट्रोस मिशन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा नासा के द्वारा। आपको पता है हमारे अर्थ के चारों ओर लेयर हैं, जैसे आपने सुना होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसे समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में, और इसी में हवाई जहाज वगैरह भी उड़ते हैं। तो नासा इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर टेलीस्कोप को भेजेगा। इसे 2023 तक अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा।
और इसका काम होगा अंतरिक्ष की स्टडी करना, स्टार्स वगैरह जो होते हैं उनके गठन के बारे में उत्तर प्राप्त करना। तो नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। आपको याद होगा नासा ने कहा है कि वो अपने वॉशिंगटन डीसी का जो मुख्यालय है उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखेगा। अभी नासा ने एक वेंटिलेटर भी बनाए थे जिसका नाम था वाइटल। नासा के अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रिडस्टीन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिर है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से लेकर 2018 तक में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कितनी थी? तो आंसर होगा 113। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016 से 2018 तक भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो घट करके 113 रह गई है, जबकि 2015 से लेकर 2017 तक में ये रेशो 122 था और उससे पहले 2014 से लेकर 2016 तक में ये रेशो 130 था। और अगर परसेंट वाइज बात करेंगे तो 7.4% कम हो गया है मातृ मृत्यु अनुपात। अब ये मातृ मृत्यु अनुपात क्या होता है यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का मतलब क्या होता है? तो गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के समय महिला की मृत्यु हो जाना मातृ मृत्यु कहलाती है और इस रेशो में इसे 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या बताती है MMR को। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये कहां पर आपको मिलेगी? मध्य प्रदेश में। फिर है विश्व IVF दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे। तो ये बांझपन के उपचार में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के सार और महत्व का प्रतीक है। आपको याद होगा विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। उनका जन्म इसी IVF टेक्निक से हुआ था। तो इस दिन को विश्व में पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद विश्व IVF दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अच्छा ये तो 25 जुलाई हो गया वर्ल्ड IVF डे। एक 26 जुलाई भी आप याद रखो, 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया हमने। और क्यों मनाते हैं? तो ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। एक्चुअली 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया था। फिर है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये कहां पे की गई? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो अब इस लैब में क्या होगा? शहद का परीक्षण किया जाएगा फसाई के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी मानदंड हैं उनके अनुसार। गुजरात की बात करेंगे, कैपिटल इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ के जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? विक्रम नाथ है। गुजरात से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। उसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। फिर है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर होगा हरियाणा। मतलब अगले साल जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ना वो उसका 4th एडिशन होगा और ये कहाँ पे होगा? हरियाणा में। हरियाणा के पंचकूला में होगा ये। इससे पहले के 3 कहाँ हुए थे? तो पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो आपका दिल्ली में हुआ था 2018 में। फिर 2019 में जो दूसरा एडिशन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में हुआ और तीसरा यानी कि इसी साल जो हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था और अब अगले साल जो होगा हरियाणा के पंचकुला में होगा। अच्छा मुझे बताओ इस बार आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो भुवनेश्वर में हुआ था और उसमें टॉप रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी बुक को जारी किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा मार्क हॉनिक्सबॉम। तो लेखक हैं ये मार्क हॉनिक्सबॉम और इन्होंने ही लिखी है ये बुक जिसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। बाकी फांग फांग ये मैंने आपको बताया था चाइनीज लेखक हैं और इन्होंने अभी बुक लिखी थी वुहान डायरी। बाकी काजुओ इशिगुरो ये इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा मार्च में। जेके रॉलिंग की बात करेंगे
हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं ये, और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इकाबोग। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन का कर दिया गया है? तो आंसर होगा 114 दिन का। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसको गरीबों को घर देने के लिए लॉन्च किया गया था। कब? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसका टारगेट है 2022 तक जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर बना कर दिया जा सके। तो इसमें घरों को पूरा होने का जो औसत समय था, पहले था 314 दिन, पर अब इसे घटा करके 114 दिन कर दिया गया है। अच्छा, हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। वैसे ये नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। फिर अभी किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एनपीसीआई ने। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी इसी ने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है। अब इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि जो भी यूजर हैं वो हर महीने ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकेंगे। मतलब ये ऑटो पे फीचर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो हर महीने आपके खाते से उसकी किस्त ऑटोमेटिक कट जाती है। तो इस यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल आप फोन का रिचार्ज करने में, म्यूचुअल फंड वगैरह, लोन वगैरह कहीं पर भी कर सकोगे। अगर आपका पेमेंट 2000 रुपए से कम का है तो फिर वो पेमेंट ऑटोमेटिक कट जाएगी, पर अगर 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है तो फिर आपको पिन डालना पड़ेगा। एनपीसीआई की बात करेंगे, स्थापना इसकी 2008 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। इसके एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं और अभी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे विश्व मोहन महापात्रा। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल को। वैसे तो ये प्रश्न अब आपको पक्के से याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवाइज करवाऊं। तो आपको याद होगा पहले जब लालजी दास टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका जब इलाज चल रहा था, तब आनंदीबेन पटेल को, जो कि वैसे तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, उनको मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था जब लालजी दास टंडन का इलाज चल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया? लालजी दास टंडन जी का निधन हो गया। निधन होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये जो आनंदीबेन पटेल हैं, इनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बना दिया है, परमानेंट गवर्नर बना दिया। यानी कि अब ये उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की दोनों की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बाकी आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, और सत्यपाल मलिक ये आपके गवर्नर, ये आपके गोवा के हैं। फिर एक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो नौकरी चाहने वालों और लोगों को भर्ती करने वाली कंपनियों के लिए एक तरह का ये बाजार है। मतलब जिसको भी नौकरी की तलाश है वो इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा ले, अपना जो भी डेटा है, जो भी उसका एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह है वो अपलोड कर दे, और जिन भी कंपनियों को एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर लेगी। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। आपको याद होगा दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनेगा। उसके अलावा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था दिल्ली में, और दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था, और कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान भी शुरू किया था, और अभी दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। फिर अभी किसने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड को विकसित किया है? तो आंसर होगा IIM कोझिकोड ने। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको केरल में मिलेगा। तो अभी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस हैंड बैंड को कलाई पर बांधने पर यदि कोई व्यक्ति 2 गज की दूरी से ज्यादा नजदीक आएगा तो ये हैंड बैंड में अलार्म बज जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने में मदद मिल सके, और इसे बनाया है IIM कोझिकोड ने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा इटली ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक ब्रेसलेट बनाया था जिसका नाम था आई फील यू ब्रेसलेट, जिसे बनाया था IIT ने। IIT मतलब इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। और कोझिकोड से आपको याद आता होगा दुनिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड में ही। फिर अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सड़कों में सुधार के लिए मैक्डमाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने जम्मू कश्मीर की 100% सड़कों पर तारकोल बिछाकर टूटी फूटी सड़कों को बिल्कुल सही करने के लिए एक अभियान शुरू किया है
जिसका नाम है मैग्डमाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैग्डम का मतलब होता है तारकोल। जम्मू कश्मीर की बात है तो हमने कहा कि इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नाशिरी सुरंग है, और ये जो है ये सबसे लंबी रोड सुरंग है भारत की, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। अभी इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। नाम चेंज करने की बात है तो 2 पॉइंट और बताऊंगा। जम्मू कश्मीर का सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर का सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रख दिया, अटल चौक। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये। जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, वुलर झील भी आपको यहीं पे मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और याद रखो, हेमिस नेशनल पार्क। ये पहले तो जम्मू कश्मीर में ही आता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है, अब ये लद्दाख में आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अभी हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 जुलाई को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना। लोगों में एक्चुअली जागरूकता न होने के कारण ही लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी बढ़ती जाती है। और आपको बता दूं, ये वायरस से होने वाली एक संक्रमित बीमारी है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे याद रखना है, 28 जुलाई को मनाया। और इसकी थीम क्या रही? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इसके अलावा 28 जुलाई को ही हमने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी मनाया है। ये तो हो गई 28 जुलाई की बात। आपको बता दूं, 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी। और 27 जुलाई को ही भारत के 11वें प्रेसिडेंट जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी पुण्यतिथि भी थी। और 29 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। फिर अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो आंसर होगा मौसम। मतलब उस एप्लीकेशन का नाम ही मौसम है। तो हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, और इन्होंने ही अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और अन्य चेतावनी देगा। तो ये देश भर के 800 स्थानों पर मौसम का हाल बताएगा। साथ ही ये दिन में 8 बार मौसम के अपडेट भी देगा। तो क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? मौसम। बाकी मैं और भी आपको इसी से मिलते जुलते पॉइंट्स बताता हूँ। मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आई फ्लूज। और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मेघ संदेश। उसके अलावा तेलंगाना में फार्मर्स के लिए बारिश का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है टीएस वेदर। और जो हमारे ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री या पृथ्वी विज्ञान मंत्री कह दो, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। फिर किस देश की अयोग्यता के बाद भारत के 2018 एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम के रजत पदक को स्वर्ण पदक में अपग्रेड कर दिया गया है? तो आंसर होगा बहरीन। एक्चुअली 2018 का जो जकार्ता एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत को 4x400 मिक्स रिले टीम में सिल्वर मेडल मिला था, जिसे अब गोल्ड में बदल दिया जाएगा। ऐसा क्यों? एक्चुअली में बहरीन ने उस समय गोल्ड जीता था, पर अभी उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसकी टीम की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है एडेकोया। वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा उन पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो इस कारण से भारत को जो सिल्वर मेडल मिला था उसको अब गोल्ड में बदल दिया जाएगा। अच्छा, बहरीन की कैपिटल क्या होती है? मनामा। करेंसी होती है दिनार। अच्छा, एशियन गेम्स की बात चल रही है ना, तो ये जो थे ये 18वें एशियन गेम्स थे जो कि आपके जकार्ता में हुए, जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके अलावा जो 19वें एशियन गेम्स होंगे ये 2022 में होंगे हांगझाऊ चाइना में। उसके बाद जो 20वें एशियन गेम्स होंगे ये 2026 में होंगे, जापान में होंगे ये। फिर किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस योजना में राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिया है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। अब इस योजना में होगा क्या? तो 2019-20 वाले सेशन में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उनको एक बार फिर से परीक्षा देकर पास होकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की बात है तो इसकी कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अब बन गई हैं आनंदीबेन पटेल।
इसके अलावा आपको याद होगा मध्य प्रदेश स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में टॉप पे रहा था। मध्य प्रदेश ने रोको टोको अभियान शुरू किया था। अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। मध्य प्रदेश में आत्महत्या सुसाइड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे आपका मध्य प्रदेश ही है। फिर ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा हिचेम मचीची। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री थे एलिस फाक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी जीन कॉस्टेक्स ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। ट्यूनीशिया, इसकी कैपिटल होती है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार और प्रेसिडेंट है केस सैयद। फिर भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है, तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। तो भारत के आईसीआईसीआई बैंक को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया है। इसे 59 एनालिस्ट्स यानी कि विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे तो आईसीआईसीआई बैंक है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अलीबाबा, जिसे 63 विश्लेषकों ने खरीदने का सुझाव दिया है। और इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक इस समय दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। बाकी यस बैंक की बात करेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों था? अभी इसने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था। इंडिसेंड बैंक की बात करेंगे। ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला ये पहला बैंक बना है। और फेडरल बैंक, अभी जो इसके एमडी सीईओ थे वापस से री अपॉइंट किया जाएगा उनको, उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ इसके संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक ने ही अभी वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की थी। इसके अलावा वीडियो केवाईसी भी शुरू की थी इसने। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक भी कर चुका है वीडियो केवाईसी को शुरू। और अभी आईसीआईसीआई बैंक ने, आपको याद होगा, इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। फिर अभी किसने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है, तो आंसर होगा सुब्रमण्यम जयशंकर ने। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ये, और अभी इन्होंने ही लिखी है इस किताब को, जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। बाकी एस हुसैन जेदी, अभी इन्होंने द एंड गेम नाम की बुक को लिखा है। बलदेव सिंह ने क्या लिखा था? अभी सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की बुक लिखी थी। और उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर किस राज्य ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी पलानी स्वामी, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा? इसमें राज्य के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मास्क बांटे जाएंगे। और मास्क से रिलेटेड हमेशा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया था, जिसमें जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनेंगे उनको मास्क दिए जाएंगे और उसके बदले में उनसे 20 रुपये लिए जाएंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। उसमें महिलाओं को बोला गया है, राज्य की महिलाओं को, कि आप घर पर मास्क बनाइए, सरकार प्रति मास्क आपको 11 रुपये देगी। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, मध्य प्रदेश में ही एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का जन जागरूकता अभियान भी शुरू हुआ है। शायद ये वाला प्रश्न अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे इसको पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया, ताकि अगर आप नोट कर रहे हो तो एक साथ सारे पॉइंट को नोट कर लो। फिर अभी किसने शैक्षिक चैनल यानी कि एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है स्वयं प्रभा, इसको ऑनलाइन उद्घाटन किया, तो आंसर होगा आनंदीबेन पटेल ने। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और अभी हमने देखा ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन गई हैं। और अभी इन्होंने ही एक एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है स्वयं प्रभा, इसको ऑनलाइन लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है। ये जो चैनल है ये 24 घंटे में 3 बार, यानी कि एक तो सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। अच्छा, फागू चौहान ये किस राज्य के गवर्नर हैं? बिहार के। जगदीप धनखड़, ये बताओ, ये पश्चिम बंगाल के हैं। और रमेश बैस, ये बता दो ये कहाँ के? ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। फिर एक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विरल आचार्य ने। तो आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे ये, और आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये याद रखना,
बाकी उर्जित पटेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने अभी कौन सी बुक लिखी थी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहेंगे। इन्होंने बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने अभी बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर है आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर के को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आंसर होगा एसबीआई कार्ड ने। तो आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो यूजर को पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो होती है जिस पे कार्ड आप स्वाइप करते हैं, तो इस पे स्वाइप करने की बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा ये कार्ड। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में क्यों था, इसने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी। करूर वैश्य बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए हैं रमेश बाबू। अच्छा, आईआरसीटीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और अभी आपको याद होगा एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ बने थे, कौन बने थे, अश्विनी कुमार तिवारी बने थे। फिर अभी लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो आंसर होगा लालजी दास टंडन जी के नाम पे। हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे, इनका निधन हो गया अभी, और मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया गया आनंदीबेन पटेल को। अच्छा, ये चौक चौराया का नाम बदल करके क्या करा गया, लालजी टंडन चौराया करा गया। और लखनऊ हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया है। अच्छा, शायद आपको इसी तरह से याद होगा लखनऊ में ही हजरतगंज चौराहे का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया था। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपके न्यूज में थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी इनके नाम पे आपको याद होगा झारखंड में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया। और जम्मू कश्मीर का चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम रखा गया, कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया। इनके नाम पे वैसे एक स्टेडियम भी है जो आपको गोवा में मिलेगा। अरुण जेटली जी के नाम पे अभी आपको याद होगा, लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, वैसे तो आपको याद है ही सही, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम इनके नाम पे रखा गया है दिल्ली में। लेटेस्ट न्यूज क्या है, राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है इनके नाम पे। और एक इंस्टीट्यूट का नाम भी है इनके नाम पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, उसका नाम भी अरुण जेटली के नाम पे रखा है। फिर है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने जीता है गुस्तावे ट्रवे अवार्ड, उसका नाम क्या है, उस नौका का नाम क्या है, आंसर होगा आदित्य। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है ये आदित्य, और इसी ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता है। इस गुस्तावे ट्रवे अवार्ड के बारे में आपको बता दूं, इस अवार्ड को पहली बार दिया गया है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया गया है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। नवाचार मतलब इनोवेशन। फिर है किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा जेमी वर्डी ने। तो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं ये जेमी वर्डी, और इन्हीं को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। और इस तरह से ये प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। बाकी लियोनेल मेसी, अभी हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता था इन्होंने। उसके अलावा इसी साल की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर चुना गया था इनको, और इन्हें रिकॉर्ड 6ठी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार भी मिला था। ये दिसंबर या जनवरी की बात है। फिर अभी 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये स्टुअर्ट ब्रॉड, और अभी ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, इस सूची में पहले नंबर पे कौन है, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, 800 टेस्ट विकेट ले चुके हैं ये। फिर अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो आंसर होगा प्रोफेसर अशोक साहनी को। एक्चुअली भी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को या फिर इंजीनियरों को उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक योगदान के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। बाकी ऑप्शन में अगर जाएंगे तो कला नारायण स्वामी, आपने पढ़ा होगा, भारतीय मूल की नर्स हैं, और इनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश दुदेजा की बात करेंगे, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। फिर फरवरी से लेकर जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में
कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा बीजापुर। तो छत्तीसगढ़ का है ये बीजापुर जिला, और इसने फरवरी से लेकर जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में टॉप किया है। नीति आयोग में नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। फिर अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो आंसर होगा अर्चना सोरेंग को। तो भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं ये अर्चना सोरेंग, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के डायरेक्टर जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने युवा सलाहकार समूह में शामिल किया है। क्या नाम है? अर्चना सोरेंग। बाकी दिया मिर्जा आप जानते ही हो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं। अब इनका कार्यकाल बढ़ा करके 2022 तक कर दिया गया था। एम नेत्रा की बात करेंगे, ये तमिलनाडु की एक बच्ची है और यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनी थी ये। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने ये। फिर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, अभी आप लोगों को पता है नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही इसका नाम बदल दिया गया है। और वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। अच्छा देखो, ये जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा, या आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जो वीडियो वाला सेक्शन है वहां पर भी डाल दूंगा, ताकि वो आपको इजीली मिल जाए। या फिर सिंपल सा सर्च मारना क्रैक एग्जाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, और आपकी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा जिन ल्यूकन को। एक्चुअली में अभी तक जिन ल्यूकन ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष थे, पर अभी फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनका जो दूसरा कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, जो कि 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। बाकी कार्मेन रेनहार्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ये। और मार्केस ट्रायाजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं। बाकी थेरी डेलापोर्ट ये विप्रो के एमडी सीईओ बने थे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। फिर एक किसे पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वरुण श्रीधर को। तो वरुण श्रीधर ये पेटीएम मनी के सीईओ बन गए हैं। बाकी राजेश भूषण की बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव बने ये। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ बने ये। और रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने ये। पेटीएम की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में। इसके फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। फिर है सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गुवाहाटी। तो आपको याद होगा केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है जेन रोबोटिक इनोवेशन, और इसी ने दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा रोबोट बनाया था जो मैनहोल की सफाई कर सके, ताकि किसी सफाई कर्मचारी को गटर वगैरह में न जाना पड़े। और इस रोबोट का नाम रखा था क्या? बैंडिकूट, BANDICOOT, बैंडिकूट। तो अब असम का गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बन गया है इसे यूज करने वाला। और अगर पूरे भारत में बात करेंगे, ये तीसरे नंबर का शहर बना है इसे यूज करने वाला। पहला था गुरुग्राम, दूसरा था कोयम्बटूर। फिर है भारतीय मूल के उस लेखक का नाम बताइए जिसकी पुस्तक बर्न्ट शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। तो आंसर होगा अवनी दोषी को। तो दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका हैं ये अवनी दोषी, जिनको 13 लेखकों के साथ 2020 के बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। अब ये पुरस्कार किसको मिलेगा, इसकी घोषणा तो नवंबर में की जाएगी। अच्छा, 2019 का बुकर पुरस्कार किसको मिला था? तो ये 2 जनों को मिला था। एक तो मिला था मार्गरेट एटवुड को इनकी नॉवेल द टेस्टामेंट के लिए, और दूसरा मिला था बर्नरडाइन एवरेस्टो को उनकी पुस्तक गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए।
और ये पहली अश्वेत महिला बनी थी ये पुरस्कार पाने वाली। अच्छा, ये तो बात हो गई बुकर पुरस्कार की। अगर आपसे पूछा जाता मेन बुकर पुरस्कार किसने जीता था लास्ट ईयर का, तो ओमान की जोखा अलार्थी ने जीता था उनकी बुक द सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। और अरब भाषा की ये पहली लेखिका बनी थी ये मेन बुकर पुरस्कार जीतने वाली। तो ये अंतर याद रखना बुकर और मेन बुकर में। बाकी एस हुसैन जेदी की बात करेंगे। इन्होंने अभी बुक लिखी है जिसका नाम है द एंड गेम। बलदेव सिंह ने कौन सी बुक लिखी है, सूरज कदे मर्दा नहीं। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक लिखी है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया, तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर के साथ। तो अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है। अभी आईआईटी कानपुर किस कारण से न्यूज में था, आपको याद होगा, शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया था इसने, और मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। बाकी आईआईएम कोझिकोड के बारे में अभी पीछे ही पड़ा था, केरल में मिलेगा आपको ये आईआईएम कोझिकोड। और अभी कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड जिसका नाम है वैली बैंड इन्होंने बनाया था। तो गाइज ये लीजिए, इसी पार्ट के साथ जुलाई मंथ के सारे वीकली करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बधाई हो। अब हम मूव ऑन करेंगे अगस्त की तरफ। तो गाइज अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो इन्हें शेयर जरूर करा करें आप लोग। कम से कम अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर करा करें, या कोई भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, यहाँ पे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस जरूर कर देना, भूल जाते हैं आप लोग। और क्विज भी लगा लेना इसकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के। थैंक यू गाइस।